Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prashabdi and I teach HR code 55 UGC नेट JRF के लिए। इसी के साथ में अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। मैं मिनिमम वेजेस एक्ट्स पे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे तो पूरा पार्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको वो भी बहुत अच्छा लगे, आपको वो भी पढ़ना है अगर, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 पढ़ने वाले हैं और मैं बहुत ही अच्छे डिटेल से एक्सप्लेनेशन करती हूँ हमेशा और आई विल ट्राई टू डू इट वंस अगेन। आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ इन द लाइन कि मैं अच्छे से हमेशा वीडियोस डालती रहूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे पीडीएफ बनाए अभी और सॉरी पीपीटीज बनाए हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक के बाद अच्छे से सारे वीडियोस अपलोड करती रहूँ। और अभी हम स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा यूनिट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का और हम इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी कर देंगे। और कुछ अगर रह जाएगा तो आई विल एक्सप्लेन ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आई विल होप कि मैं स्टैंडिंग ऑर्डर को इसी लेक्चर में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड ना सिंपली अगर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि इज अ रूल मेड बाय एन एम्प्लॉयर स्टैब्लिशिंग अ सिस्टम और अ मेथड ऑफ वर्किंग और रेगुलेटिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। देखो, सिंपल वर्ड से बताती हूँ, किसी भी वर्किंग कंडीशंस में किसी भी लीव जब कोई एम्प्लॉय लेता है, अगर कोई हॉलीडेज ले रहा है, कोई वेकेशंस पे है, किसी भी तरीके से कोई एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ चीज है, तो उसमें कहीं किसी के साथ भी कोई मिसकंडक्ट ना हो जाए। ठीक है, किसी के साथ भी कोई मिसकंडक्ट ना हो, इसीलिए उसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ताकि कोई मिसकंडक्ट ना हो किसी एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ठीक है, तो यही चीज है जो एम्प्लॉयर ड्राफ्ट करते हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर को देते हैं कि हमने ये रूल्स बनाए हैं इस एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए हैं हमने इस पे लीव्स को लेकर या हॉलीडेज को लेकर, ये हमने ऐसे ऐसे करा है, आप देख लीजिए अब। ठीक है, तो ये आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई भी मिसकंडक्ट ना हो करके किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, कोई किसी के साथ कुछ गलत ना हो करके, इसीलिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट क्या सिक करता है? टू इम्प्रूव द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग बाय providing better pay and benefits such as leaves, healthcare, etc. And it also aims to ensure that employer do not, मतलब employer किसी भी तरीके से अपने पावर का गलत तरीके से यूज ना करके किसी के वेजेस को, किसी बेनिफिट्स को, किसी अदर कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट को किसी गलत तरीके से यूज करे। ठीक है, कोई गलत डिसीजंस ना ले ले। तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब देखो, सेपरेट फ्रेमवर्क का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में था बॉम्बे इंडस्ट्रियल, देखो आई विल टेल यू, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस 1946। ठीक है, ये हमारे पास में था और इसी वजह से क्या हुआ था कि क्योंकि बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑल्सो हैव द सेम थिंग्स, मतलब उनके पास सेटलमेंट्स ऑफ द डिस्प्यूट्स के लिए भी है, उनके पास भी किसी तरीके से किसी भी एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ गलत ना हो जाए, वो भी उनके अंतर्गत आता है, इस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब ये होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो अच्छे से जोड़ कर रखे, पीस बना के रखे। तो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट वॉज इन टू दिस। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही वो इफ द स्टैंडिंग ऑर्डर वेयर टू अप्लाई इन द एडिशंस टू द बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट, अगर वो इसके साथ जुड़ जाए तो फिर तो वो ओवरलैप हो जाएगा। इसीलिए बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट को भी डू नॉट अप्लाई में आता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो एक्ट है 1946 वो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनके पास वो खुद का एक एक्ट है। ठीक है ना, जो जो ये जो एक्ट जिस पे अप्लाई होता होगा वहां स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं होता होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ने से ये पहले बता देती हूँ कि जो शेड्यूल्स हैं, अब अगर आप कहीं पे भी, जहाँ पे पढ़ा रही हूँ कहीं पे भी, अगर आप देखते हो कि जो मैटर्स प्रोवाइडेड करे जाते हैं शेड्यूल्स में, आप उन्हीं को समझे। ठीक है, कि अगर कभी समझ लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्स। ठीक है, तो आपको समझना है कि अच्छा ये सारे आते हैं शेड्यूल्स में। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्क मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदर द परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, या वो आया हो किसी कुछ प्रोहिबिशन पीरियड पे आया हो, या तो बदलीज में आया हो, अप्रेंटिस में आया हो। ठीक है, इसी के साथ में स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ में आता है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आया था, शायद एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। एक क्वेश्चन आ चुका है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है और स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे परमानेंट, टेम्परेरी, अप्रेंटिस और जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है वहां पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करके भी न्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 5 है ना, तो वहां पे 6 है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में, जहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी ऐड करते हैं। ठीक है, मैनर ऑफ इमिटेटिंग टू द वर्कमैन पीरियड्स ऑफ आवर्स वर्क, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेजेस रेट, शिफ्ट वर्किंग, उनकी अटेंडेंस एंड द लेट कमिंग, ये चीज के भी स्टैंडिंग ऑर्डर से शेड्यूल्स में दिए हुए हैं कि हमें किस चीज पे बनाना है, हमें किस चीज के सस्पेंशन हो जाए, या फिर उसकी जो लाइबिलिटी होगी, या जो उसके एम्प्लॉयर वर्कमैन का जो टर्मिनेशन पीरियड होगा, या जो क्लोजिंग रीओपनिंग ऑफ द सेक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट होंगे, ये सारी चीजें शेड्यूल्स में दिए हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस दे हैव टू मेक द ड्राफ्ट। ओके, नाउ the means of the redress the workman against the ट्रीटमेंट ऑफ wrongful, मतलब कुछ गलत ना हो जाए इसीलिए ये शेड्यूल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो शेड्यूल्स में हमें मैटर्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर हम प्रोवाइडेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर, हम इस एक्ट के अंतर्गत हमें हम बनाते हैं। ठीक है ना, और कुछ है? चलो, तो आपको शेड्यूल्स में से, उसमें से सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कमैन, शिफ्ट वर्किंग, किसी के साथ कोई रॉन्ग ना हो जाए, कोई मिसयूज ना हो जाए, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको अगर इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड ना। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है। कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 अप्रैल 1946। मैं तो हमेशा कहती हूँ, यू आर मेकिंग योर कॉपी, यू आर मेकिंग योर नोट्स। देखो, एंड आई वांटेड टू टेल यू, मैंने कोई टेलीग्राम अभी तक बनाया नहीं है सो आई डोंट प्रेफर राइट नाउ कि मैं टेलीग्राम अकाउंट बनाऊं और फिर अपनी पीडीएफ में सेंड करूं। आई एम नॉट दैट मच इनटू इट। तो जिस दिन मैं हो जाऊंगी उस दिन मैं जो ये मैंने वीडियोस बनाए मैं उसकी भी पीडीएफ दे दूंगी। लेकिन लेकिन आप जब भी, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो, तो अगर उसकी एनफोर्समेंट डेट और एनेक्टमेंट डेट है, तो प्लीज आप उसको ना ऐसे ऐसे लिखते हो ना, टॉपिक यहाँ लिखा करो सबसे ऊपर। कभी भी ऐसे नहीं कि यहाँ पर लिख दिया, यहाँ नहीं, जब आप लिखते हो ना तो आप यही लिखो, जिस टॉपिक के नीचे ना यहाँ लिखो। ठीक है, हमेशा याद रहेगा। आप कॉपी पलटोगे, आप देखोगे कि कहाँ लिखा था मैंने, अच्छा यार ये नहीं, आप हमेशा यहाँ लिखो जहां से होता है। जैसे लॉ में लिखा होता है ना, लेबर लॉज, आप जो भी आप पीडीएफ ओपन करना किसी केस में भी आपको यही मिलेंगे यहाँ। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो, मैं भी हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी। बहुत अच्छे से याद रहता है कि अच्छा ये एनैक्टमेंट डेट और ये एनफोर्समेंट डेट है। कभी आप उसको नोट्स की तरह यहाँ यहाँ नीचे कॉपीज में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होगा कि उस एक्ट का मे बी क्या कॉल्ड होगा, वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946। ठीक है, ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? ये होल इंडिया को एक्सटेंड होता है। ये अप्लाई कहाँ पे होता है? एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 100, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, वेयर 100 और मोर वर्कमैन, ठीक है, एम्प्लॉयड है। कितने हैं? 100 और मोर। मेरे घर पे काम चल रहा है, अगर आपको सुनाई दे तो प्लीज टू इग्नोर। ओके, नाउ वेयर जहाँ पे 100 है, इसी के साथ में यहीं से कंपैरिजन बता देती हूँ, आगे पढ़ाने वाली हूँ लेकिन यहीं बता देती हूँ कि मॉडल स्टैंडिंग में 300 और मोर है, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर में 100 है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कतई भूलना नहीं है, कतई भूलना नहीं। ठीक है ना, इसके बाद कुछ इतना नहीं है, आपको अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज दिस? ये 100 है, हमें ये याद रखना है, और इसको क्या कहते हैं ये याद रखना है। कब आता है ये याद रखना है, कब आता है ये याद रखना है ना। नथिंग इन दिस एक्ट शॉल अप्लाई टू हु, किस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए? एनी इंडस्ट्री टू विच द प्रोविजन ऑफ चैप्टर, मतलब जो अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन 1946। ठीक है, अगर ये मैंने अभी बताया तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो एक्ट इसके चैप्टर्स में आते होंगे, बॉम्बे इंडस्ट्रियल के अंतर्गत आते होंगे, तो वो चीज स्टैंडिंग ऑर्डर इन पे अप्लाई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यही चीज है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन का है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, और ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो वहां अप्लाई नहीं होगी। any industrial establishment in which the provision of मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट चल रहा होगा, वहां पे भी ये स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। ये महाराष्ट्र, गुजरात में भी नहीं होता, कर्नाटका में भी नहीं होता। ठीक है, ये तीन और स्टेट्स है, इनके नाम
मुझे मिले नहीं कि मैं लॉ से लिखूं, लेकिन मुझे पता है आप इसको स्टेट अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना, जो लॉ में ही है, स्टेट अमेंडमेंट्स है, उसमें बहुत सारा लिखा है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। ठीक है, मैं बोल के रख दे रही हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ ये अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, और जो मैंने बोला महाराष्ट्र, गुजरात, और क्या बोला था, कर्नाटका। ठीक है, यहाँ नहीं होते अप्लाई ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, एप्लेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? एप्लेंट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? अपील, हम अपील कर रहे हैं उनके पास जाकर। ठीक है, तो अगर किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गेजेट्स में जो बताते हैं कि ये हमारे लिए एप्लेंट एप्लेंट अथॉरिटी है, ये प्रिस्क्राइब एप्लेंट अथॉरिटी नोटिफिकेशन से बताते हैं, तो आपको पता रहेगा, आप उनके पास जाके आप अपनी अपील कर सकते हैं। ठीक है ना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है हमारे लिए? जो ऑयल फील्ड्स में आते हैं, जो मेजर पोर्ट्स में आते हैं, जो माइंस में आते हैं, जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वो हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। जो अदर केसेस में आते होंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है? जो मींस लेबर कमिश्नर। ठीक है, लेबर कमिश्नर या तो रीजनल लेबर कमिश्नर, जो इंक्लूड्स करते हैं ऑफिसर्स को जो अपॉइंटेड होते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स में। अब आपको एक चीज याद रखनी, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें नाम मिल चुका है कि यहाँ पे सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन है, मींस अ लेबर कमिश्नर और द रीजनल लेबर कमिश्नर। ये आप लोग हाईलाइट करके अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप भले ही ये ना लिखे, ये ना लिखे चलेगा, आप ये लिखे ताकि आपको पता रहे कि मेजर पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड्स किस में कवर हो रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर में कवर हो रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर का मतलब है किसी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में, देखो इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट के जो डेफिनेशन है ना, वो हमें यहाँ पे भी मिलते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट का मतलब ये होता है जहाँ पे ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग जो चलती है ना, वो यहाँ पे इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट पे। तो किसी भी एक ओनर ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट जो इस एक्ट को अप्लाई करवाता है हमारे अपने फैक्ट्री में, तो वो फैक्ट्री में क्या होता है, जो नेम्ड फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री एनी पर्सन नेम्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट एज अ मैनेजर, जो फैक्ट्रीज एक्ट में जो मैनेजर होगा वो एज एन इस फैक्ट्री में भी हो जाएगा। एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी दी गई होगी वो इन बिहाफ ऑफ दिस होगा, या तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, या किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल किया गया है सुपरविजन के लिए, तो वो यहाँ पे हमारे लिए एम्प्लॉयर बन जाएगा। ठीक है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि छोटी छोटी चीज है। ये ये यूनिट तो मुझे ऐसे ही रटा रटाया सा है, मतलब अभी पेपर दे दो मैं लिख लूंगी पूरा पूरा, ये चैप्टर सेक्शन सब मैं लिख लूंगी, बहुत ईजी है, छोटू सा ही है, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में देखो क्या क्या इंक्लूडेड है, मींस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो कि डिफाइंड इज इन द पेमेंट ऑफ द वेजेस। ठीक है, पेमेंट ऑफ द वेजेस। एक फैक्ट्री में जो फैक्ट्रीज एक्ट में जैसे मैंने बोला, एस्टेब्लिशमेंट जैसे ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में आता है। ठीक है, तो जैसे फैक्ट्री में जिस तरह से डिफाइन किया, मुझे वो याद है तो मैं भी बता रही हूँ, रेलवे में जिस तरह से डिफाइन किया होगा वैसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे भी डिफाइन करी गई है। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओनर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय द वर्कमैन। ठीक है ना। प्रिस्क्राइब का मतलब जो प्रिस्क्राइब किया गया होगा अथॉरिटी के साथ। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब रूल्स रिलेटिंग टू द मैटर सेट आउट इन द शेड्यूल्स। मैंने कहा था जो शेड्यूल्स में लिखे होंगे ना, वो ही स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ड्राफ्टिंग करी जाएगी। ठीक है, ट्रेड यूनियन जो कि ट्रेड यूनियन 1926 में आते होंगे, वेजेस ऑफ वर्कमैन जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिफाइन करे होंगे, वैसे ही यहाँ पे डिफाइन करता है। ठीक है, नाउ, ओहो ये बीच में क्या आ गया, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेजर टॉपिक फॉर अस, कि अब सेक्शन 3 से हम रियल शुरुआत करें। सेक्शन 2 डेफिनेशन से सारे खत्म हो गए, सेक्शन 3 से दिमाग से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रही हूँ। सेक्शन 3 बोलता है ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन करने के, किसने किसने करना है, ये सब कुछ एम्प्लॉयर ने करना है। ठीक है, तो अब उसको टाइम मिला हुआ है विद इन 6 मंथ। कितना बोल रहा है, विद इन 6 मंथ? क्या ये पीवाईक्यू है? यस, विद इन 6 मंथ, हाँ हाँ पीवाईक्यू है। कितने कॉपीज उसको भेजने होंगी? 5 कॉपीज। 5 कॉपीज उसे भेजनी है। किसे भेजनी है? सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को भेजनी है। ओहो, यार ये मेरे साथ होता ही क्यों है। सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को भेजनी है 5 कॉपीज। किसे भेजनी होगी, फिर से बता रही हूँ किसे भेजनी है, विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, द एम्प्लॉयर
employer shall submit to the certifying officer 5 copies of the drafting standing order proposed by him for adoption of the industrial establishment. ठीक है, उसको उनको उनको सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज 6 मंथ के विद इन देनी होती है. 6 मंथ 5 कॉपीज, 6 मंथ 5 कॉपीज किसे देनी है? एम्प्लॉयर को देनी है. ठीक है, नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिटेड अंडर दिस सेक्शन शॉल बी, इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, ओके. इसमें बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन है या जो वर्कमैन है उनका नाम भी यहाँ पे दिया जाएगा, सबमिटेड किए जाएंगे. ठीक है ना. सच अदर कंडीशंस जो भी प्रिस्क्राइब करे होंगे, जॉइंट अगर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स है तो जॉइंट आ जाओ और ड्राफ्टिंग बना लो. ठीक है, बहुत सारे अगर एम्प्लॉयज है. अब मैंने इसका शॉर्ट में आपको लिख के दिया ना. 6 मंथ एम्प्लॉयर, 6 मंथ विद इन द 6 मंथ एम्प्लॉयर करेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को देगा, 5 कॉपीज करेगा. ठीक है, आपको क्या लिखना है? सबमिशन ऑफ ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 3 और ये लिखना है. इतना सारा थ्योरी डोंट राइट इन योर कॉपी, जस्ट राइट दिस मच इज इनफ. 6 मंथ विद इन 6 मंथ एम्प्लॉयर कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर करेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को जाएगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को कितनी कॉपीज देनी है? हमें उनको 5 कॉपीज देनी है. मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ. ठीक है ना, इट्स ऑन यू हाउ मच यू वांट टू एक्ट ऑन दिस वन. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. कंडीशंस, सेक्शन नंबर 4, कंडीशंस ऑफ फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर. कंडीशंस का मतलब अब यहाँ पे क्या है देख लेते हैं. स्टैंडिंग ऑर्डर शॉल बी सर्टिफाइबल अंडर दिस एक्ट. क्या हो गया अपने पेन? हाँ, देयर इन सेट आउट. हाँ देखो, इसका मतलब ये है कि कंडीशंस का मतलब ये है कि जो शेड्यूल्स में दिए हुए हैं ना, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के जो शेड्यूल्स में दिए हुए हैं, आप उन्हीं को देखते हुए आप अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे और आप उसी तरीके से इस प्रोविजन में सर्टिफाइंग ऑफिसर या अप्लाइंट अथॉरिटी के पास आप जाएंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कंफर्म करने के लिए. एक फेयरनेस रीजनेबल प्रोविजन ऑफ एनी स्टैंडिंग ऑर्डर. आप जाएंगे, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, इससे कोई गलत मिसकंडक्ट नहीं करेंगे. आप अपना ये कंडीशंस है कि आप अच्छे से सर्टिफिकेशन अपना बनाएंगे ना. नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड ना. सेक्शन नंबर 5 देखो, सेक्शन नंबर 3 हो गया सबमिशन ऑफ द ड्राफ्टिंग, सेक्शन नंबर 4 हो गया कंडीशंस. ठीक है, ड्राफ्ट कंडीशन. 5th है सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? सर्टिफिकेशन कर रहे हैं. अब सर्टिफिकेशन कौन करेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर करेगा, ना कि एम्प्लॉयर. वो तो हमने दे दिया, हमने ड्राफ्ट करके हमने दे दिया. अब सर्टिफाइंग ऑफिसर का काम क्या होगा? सेक्शन 3 में जो उसको उनको जो रिपोर्ट्स में जो सॉरी जो जो स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट 5 कॉपीज मिली थी, अब वो क्या करेंगे? अब वो जाएंगे ट्रेड यूनियन के पास. ट्रेड यूनियन और किसी वर्कमैन के पास में. अगर कोई ट्रेड यूनियन नहीं एग्जिस्ट करती है तो वो उस एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कमैन होंगे उनके पास जाएंगे, उन ग्रुप ऑफ उनके पास जाएंगे. अब क्या होगा? टुगेदर विद द नोटिस इन द प्रिस्क्राइब फॉर रिक्वायरिंग ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन बोल रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्शन बोल रहा है. इफ एनी कोई ऑब्जेक्शन आता है ड्राफ्टिंग पे, ठीक है, कि एम्प्लॉयर ने जो बना के दिया, नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तो वो जो ऑब्जेक्शन है, इफ एनी वर्कमैन में डिजायर टू मेक अ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर टू बी सबमिटेड विद इन 15 days. हाउ मेनी डेज? 15 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस. ठीक है, सर्टिफाइंग ऑफिसर से जिस दिन से आया उसके विद इन 15 days में उसको उनको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो प्लीज टेल अस एंड द 15 days. ये किसके पास जाएगा? फिर से सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ही जाना है ना. आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि क्यों प्रॉब्लम है, क्या हो गया, सर्टिफाइंग ऑफिसर दिमाग से सही तरीके से सोचकर अब मॉडिफिकेशन करनी होगी तो वो करेंगे, नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे. लेकिन जब उन्होंने मॉडिफिकेशन कर ली है तो, और नहीं भी करी है, जो भी है, अगर मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन देयर इन, सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेंगे? सर्टिफाई करेंगे जो ड्राफ्ट बनाई गई है. एंड मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन देयर इन ऑर्डर ऑफ सबसेक्शन 2 मैं रिक्वायर शॉल विद इन द 7 days. कितने? 7 days बोल रहा है, हाईलाइट कर देती हूँ. 7 days, 7 days send copies of the certifying sending orders authenticated in the prescribed manner or to the employer and to the trade union. ये हो गई 2 चीजें. ठीक है, अब ये हो गई 2 चीजें यहाँ पे शॉर्ट पे बता दिया मैंने. अब देखो, सॉरी ना, सबसे पहले आते हैं हमारे सर्टिफाइंग ऑफिसर,
उसके बाद वो किसके पास जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन के पास जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं कि उनको जो ड्राफ्ट मिले स्टैंडिंग ऑर्डर के, वो अब वो ट्रेड यूनियन को देने जा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है किसी को भी, तो वो कितने दिन में जाएंगे, 15 डेज में जाएंगे। अगर 15 डेज में आते हैं तो वो किसके पास जाएंगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जाएंगे। सर्टिफाइंग ऑफिसर वहां से क्या करेगा, अगर मॉडिफिकेशन करना होगा, सब कुछ करना होगा, तो वो सर्टिफाई करेंगे, सर्टिफिकेशन बनाएंगे, और 7 डेज में वो मॉडिफिकेशन के साथ में सर्टिफिकेट स्टैंडिंग ऑर्डर देंगे। आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अगर आपको लिखना होगा तो। ठीक है, बाकी वो आपके ऊपर है ना। मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दे दिया ना। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 6, अपील अगर करनी होगी। ये तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने वर्ड्स में अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अपील अगर आपको करनी है तो 30 डेज में आपको करनी है। ठीक है, कितने दिन में करनी है, मे विद इन दी 30 डेज। आप किसके पास जाएंगे, एपलेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, अगर ये पढ़ना है तो एपलेंट अथॉरिटी शॉल विद इन द 7 days ऑफ इट्स ऑर्डर send copies thereof to certifying officer of the employer and the trade union representative workmen। अगर जो अप्लाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनके पास में जाएंगे और सेंड कॉपीज करेंगे कि हमने इतना इतना जो अपील है, हमने इनकी अपॉर्चुनिटी भी सुनी है, हमने इनको देखा भी है, हमें लगता है कि ये सही है, ये चेंजेस आने चाहिए करके, तो वो उतने 7 डेज में आपको बता देंगे। ठीक है ना। सेक्शन नंबर 7, डेट ऑफ ऑपरेशन इन द स्टैंडिंग ऑर्डर। ये था पीवाईक्यू इस साल का। इस साल का मतलब कि लास्ट ईयर 2024 का, जो दिसंबर में, जो जनवरी में एग्जाम हुआ ना, 15 को, वो जो एग्जाम में हुआ था, इसमें डेट ऑफ ऑपरेशन आया था कि क्या है। और ये कोल इंडिया, कोल इंडिया था कि एनएससीएल था। हाँ, दो एग्जाम्स मैंने और दिए हैं ना, तो उसमें मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन डेट ऑफ ऑपरेशन का आया हुआ था और वेरी कंफ्यूजिंग था। मुझे तो समझ में ही नहीं आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है जब मैं पढ़ रही हूँ तो, कि मैं ऐसा ही आंसर करके आई हूँ वहां पे करके। द स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है ना, अगर किसी ने, अनलेस एन अपील इज प्रिफर्ड अंडर द सेक्शन नंबर 6, अगर कोई अपील 30 डेज में जो अपील करनी है, अगर वो अनलेस एन अपील इज प्रिफर्ड, अनलेस एन अपील मतलब कि अगर वो अपील नहीं करी है, किसी ने कुछ नहीं किया, जो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अगर सब कुछ अच्छा है, तो एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज में जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, अगर अगर समझ लो, अब समझ लो कि भाई है प्रॉब्लम, हुई थी प्रॉब्लम, अपील तो हुई थी, ठीक है, तो वो कितने दिन में आएगा, एक्सपायरी ऑफ द 7 डेज। बस इतना ही था, ये सबको कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सपायरी ऑफ द 7 डेज जब कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, इतना ही है ना। सेक्शन नंबर 8, रजिस्टर ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। अब क्या होगा ना, देखो, जब तुम्हें सर्टिफिकेशन मिल गया, तुम सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जाना, उनके रजिस्टर में उनको मेंटेन करने के लिए उनको नाम बताना, सही से बताना कि हाँ हमें मिल चुके हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। अ कॉपी ऑफ ऑल द स्टैंडिंग ऑर्डर आर एज फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट शॉल बी फाइल्ड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर इन द रजिस्टर। ठीक है, ये करेंगे। ओके, ये इतना ही आपको करना था। सेक्शन नंबर 8 भी हो गया। सेक्शन नंबर 9, देखो, पोस्टिंग ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बहुत इजी है, इतना किच 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 करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है ये पूरा यूनिट। मुश्किल से 13 ही सेक्शन है इसमें से जो याद रखने हैं हमें। हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 हमने सबमिशन कर लिया, सेक्शन नंबर 4 हमने कंडीशंस लगा ली, हमने सेक्शन नंबर 5 हमने सर्टिफिकेशन मिल गया, फिर उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 6 में अपील लगा ली, सेक्शन नंबर 7 में हमने ऑपरेशंस देख लिए, फिर उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 8 में हमने रजिस्टर कर लिया, सेक्शन नंबर 9 अब हम पढ़ रहे पोस्टिंग। ठीक है, अब हम क्या करें, जो हमें सर्टिफिकेट मिला है ना, जो हमें हमने हमने जो सर्टिफिकेट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए हैं, उसकी पोस्टिंग हम लोग करेंगे। इसमें सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है, वो है लैंग्वेजेस। एक तो इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी, और लैंग्वेजेस जो अंडरस्टूड होते हैं बाय द मेजोरिटी ऑफ द वर्कमैन। और दूसरी चीज क्या होगा, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे ये पोस्टिंग होगी, स्पेशल बोर्ड्स पे पोस्टिंग होगी। ठीक है, जो कि मेंटेन करे जाते हैं अच्छे से ना। सेक्शन नंबर 10 है ड्यूरेशन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से थ्योरी में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो कैसा होगा, किसी ने अगर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, जो लास्ट मॉडिफिकेशन अगर हुआ होगा, समझ लो, उस लास्ट मॉडिफिकेशन के अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ में, फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टैंडिंग ऑर्डर और द लास्ट मॉडिफिकेशन देयर ऑफ कम इनटू द ऑपरेशन, तब तक वो नया ऑपरेशन ड्यूरेशन शुरू ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, तब तक। ठीक है, उसके बाद आप करोगे। ठीक है, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ।
ठीक है, आपको इतना याद रखना है, पर मैं पढ़ के भी बता देती हूँ ना। स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट शॉल नॉट एक्सेप्ट ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। ठीक है, ये तब तक ऐसे कैंसिल नहीं होगा जब तक ट्रेड यूनियन या तो रिप्रेजेंटेटिव या द बॉडी ऑफ द वर्कमैन, जिनके बीच में भी ये सब हुआ था, स्टैंडिंग ऑर्डर वाली जो बात हुई थी, ये मॉडिफिकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन के अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ में, जो भी लास्ट मॉडिफिकेशन हुई थी उसके से लेकर 6 मंथ तक एक्सपायरी जैसे ही होगा, आप उसके बाद ही बात करोगे ड्यूरेशन की, न्यू मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। सबमिट क्या करेंगे आप, फिर से क्या करेंगे, एम्प्लॉयर करेगा और द वर्कमैन करेगा। सब में भी अप्लाई टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। स्टैंडिंग ऑर्डर मॉडिफाई करने के लिए 5 कॉपीज करेंगे, फिर से 5 कॉपीज ऑफ द मॉडिफिकेशन। और अब क्या हो गया कि फॉरगोइंग और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नथिंग कंटेन सबसेक्शन शॉल अप्लाई टू एंड इंडस्ट्रियल। हाँ देखो, मैंने कहा था ना कि गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पे भी है, गुजरात भी है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। ठीक है ना। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना आपको कि अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे इसमें से सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ओके, लास्ट मॉडिफिकेशंस के। इसमें ज्यादा समझाना नहीं था, इसलिए मैंने इतना ही समझाया ना। सेक्शन नंबर 10A, इम्पोर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हर पीएसयूज आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर पीएसयूज मतलब लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आता है। ठीक है ना। सबिस्टेंस अलाउंस का मतलब ये होता है कि अगर आप के साथ कोई मिसकंडक्ट हुआ है, आपने अपील भरी, आपकी अपील है, ठीक है, अगर आपकी अपील है तो अब आपको पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना समझना कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो ये एक सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है ना, ये रियल चीज जो है, जो हर एक मिसकंडक्ट या किसी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई अपील चल रही हो, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा हो, तो आपको वो मिले करके, ये कहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 में मिलता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, यूजीसी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कभी सेक्शंस पूछ लेते हैं कि सेक्शन नंबर कौन सा है इसमें से, ठीक है, या तो फिर ये पूछ लेते हैं कि कितना कितना देते हैं करके। तो यहाँ पे हम लोग कितना देते हैं, एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस। ठीक है, फर्स्ट 90 डेज, ठीक है, फर्स्ट 90 डेज ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है ना। जैसे ही उसने काम करना बंद कर दिया, जिस दिन उसका मिसकंडक्ट हो गया है अगेंस्ट हिम, एम्प्लॉयर शॉल पे द वर्कमैन सबिस्टेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ 50% और द wages of the workman entitled to immediately preceding the date of suspension. Okay, for the first 90 days of the suspension at the rate of 75% of the wages remaining period of the suspension. If delay in the completion of the disciplinary, then what? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, कुछ और याद करना है किसमें से। एनी वर्कमैन सस्पेंडेड बाय द एम्प्लॉयर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पे चल रहा होगा तो आप कितना देंगे, 50% देंगे। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, फर्स्ट 90 डेज में 50%। ओके ना। सेक्शन नंबर 11, सर्टिफाइंग ऑफिस और अप्लाइंग अथॉरिटी के पास सिविल कोड की ताकत होती है। ठीक है, उनसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना, वो जो भी पूछ रहे हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको प्रोडक्शन ऑफ द कोई कोई विटनेस चाहिए, उनको कुछ आपके आइडेंटिटी कार्ड में ही देखना है कुछ, तो आप उनको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ, उनके पास सिविल कोड की ताकत होती है। ठीक है ना। ओवर बोल रही हूँ, ओरल एविडेंस इन दी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट एडमिसिबल। और देखो क्या होता है ना कि अगर समझ लो किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं बात करके ही बस आंसर दे रहा हूँ एज एन विटनेस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओरल एविडेंस जो होता है वो एक इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो मतलब जो ओरल है वो एज एन एविडेंस आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। सेक्शन नंबर 12A, देखो, एक टेम्परेरी एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, किसी भी समझ लो कि कोई देखो मैं पढ़ के ही बताती हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है, मैं इसको कैसे पढ़ती हूँ, इवन इफ। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये है इवन इफ एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 3 to 12 फॉर द पीरियड ऑफ कमेंसिंग ऑन द डेट ऑन विच acts become applicable to an industrial establishment and ending with the date on which the standing order is finally certified, the act coming to the operation under the section number 7, मतलब कि date of operation, ये देखो section number 7, in establishment prescribed model standing order shall be deemed to be adopted in that establishment। देखो अगर किसी कारणवश किसी किसी पीरियड की वजह से, किसी प्रॉब्लम चीज की वजह से, अगर समझ लो कि नहीं हो, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो नहीं आया है अभी तक, तो जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, जो टेम्पररी एप्लीकेशन है, वो बनाई जाएगी और वो चीज को यहाँ पे एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है ना। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, इफ दे अप्लाई टू द स्टैंडिंग ऑर्डर सो सर्टिफाइड, नॉट नथिंग कंटेन इन द सब्सिडेंट शॉल अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात में आती है। ठीक है, वहां पे अप्लाई नहीं होता ना।
सेक्शन नंबर 13A, 13 सॉरी, सेक्शन नंबर 13 पेनल्टीज है, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। देखो पेनल्टीज जो होती है ना कि an employer who fails to submit the draft standing order required in section number 3, वो क्या होगा, उनमें उनको कितना पनिशेबल होगा, 5,000 रुपीज, और कंटिन्यू अगर वो करते हैं ऐसा ऑफिस तो फिर 200 रुपीज एवरी डे। ठीक है ना। एम्प्लॉयर हु इन द कॉन्ट्रविक्शन, ये याद रखना, ठीक है, ये पीवाई हो सकता है ना। फाइनली सर्टिफाइड एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शॉल बी पनिशेबल विद द फाइन टू एक्सटेंड टू द 100 रुपीज, और कंटिन्यू करते हैं समझ लो वो तो फिर 25 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट ड्यूरिंग ना। 13 जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर जो है। अब देखो, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें आपका इंक्वायरी चल रहा हो या कुछ भी, तो आप किसके पास जाते हैं सेटलमेंट करने के लिए, आप जाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के पास जाते हैं। तो फिर 1947 में से किस कोर्ट को दिया गया है एज एन स्टैंडिंग ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप किसके पास जाओगे, लेबर कोर्ट। ये पीवाईक्यू है। लेबर कोड के पास जाओगे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आती है। अगर आपको पता नहीं है लेबर कोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आप प्लीज गो एंड वॉच दी अदर वीडियोस। मैंने पक्के से बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। ठीक है, मेरे फेवरेट यूनिट्स में से आता है, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जाके पढ़ना जरूर। ठीक है ना। पावर टू एग्जामिन किसके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। किसी भी स्टैब्लिशमेंट को अगर वो उनको लगता है कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पे नहीं अप्लाई होना चाहिए था, तो वो इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, वो यहाँ से उसको हटा सकती है ना। डेलीगेशन ऑफ द पावर किसके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, और मेक द रूल्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है ना। अब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैंने जैसे कहा था कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है एक न्यू तरीके से आया हुआ है, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 90 शायद 20 में है। जो न्यू कोर्स आया ना, कोर्स ऑफ वेजेस के लिए, तो उसमें दिया हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, तो उसमें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसमें है हैविंग अ 300 और मोर, ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर वहां पे जाके अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हाँ देखो, आईआर कोड 2020, ठीक है, आईआर कोड 2020 सेक्शन नंबर 29 जो कन्फर्स करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। The power to make the model standing order relating to the terms of the condition, employment of the work, timing, holidays, pay days, working leave, attendance। हम्म जो सेक्शन नंबर 13 है आईआर कोड 2020 का, प्रिपरेशन फॉर द ड्राफ्टिंग ऑर्डर बाय द एम्प्लॉयर, द प्रोसीजर ऑफ द सर्टिफिकेशन, वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पता है क्या है यहाँ पे चेंजेस, कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कमैन जो मैंने बोला था ना, उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी था। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे आएगा आपको फिक्स टर्म, ये देखो यहाँ पे है। ठीक है, और सबसे बड़ा चेंज ये है कि जब आप एम्प्लॉयर जो ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो वहां पे जो स्टैंडिंग ऑर्डर हम पढ़ रहे थे ना, उसमें पता है वो वहां से कंसर्न नहीं करते, वो वहां से बात नहीं करते, कंसल्ट नहीं करते ट्रेड यूनियन को, वो तो सर्टिफाइंग ऑफिसर को दे देते, और सर्टिफाइंग ऑफिसर फिर ट्रेड यूनियन के पास जाता है। लेकिन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एम्प्लॉयर शॉल कंसल्ट द ट्रेड यूनियन और रिकॉग्नाइज्ड negotiation union or the member negotiation council relating to the industrial establishment undertaking in this case। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते वक्त में यहाँ पे कंसल्ट होता है, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ठीक है, तो इतना ही है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में, और भी चीजें अगर आती है तो वो यहाँ से मिलजुल कर आता है। ठीक है, इतना लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग ऑर्डर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में इतना डिफरेंस तो है। ठीक है, नंबर्स का डिफरेंस है 300 और 100, और कंसल्ट का डिफरेंस है, और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस है ना। अरे हम क्वेश्चंस पे भी आ गए। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं अभी। मिनिमम रेट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस इज इन द केस ऑफ द सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी हैज बीन गिवन अंडर विच ऑफ द सेक्शन फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। मैंने अभी कहा था कि जो ये है ना, ये और कहीं नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, अगर आपने राइट आंसर दिया होगा तो वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो हमारे लिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, कौन सी चीज राइट नहीं है। ठीक है, विद इन द 6 month डेट ऑफ एप्लीकेशन of the act, employer shall submit the certifying officer 5 copies of the drafting order। ये तो सही है। अच्छा, आप लोग रोक कर पॉज करके आंसर देना। ठीक है, ये सब पीवाई क्यूज है, आप
स्टॉप करना और आप आंसर्स देना। अभी तो मैं आंसर्स दे रही हूँ ना, आप फिर चेक कर लेना कि सही दे रही हूँ कि नहीं। दिस इज द schedule where the set out in the matters of incorporated in the standing order. There is no provision refers to the drafting order or the union workman by the certifying officer to refer the draft standing order to the union or workman. A certifying officer and appellate authority shall have a power of the civil court. ये भी सही है। और this is a schedules which set out the matters to be incorporated in standing। हाँ ये भी सही है, ये wrong है। ठीक है ना, not true regarding the industrial establishment. Now draft standing order are to be submitted within। अच्छा हाँ, ड्राफ्ट कितना दिन में देना होता है, सेक्शन नंबर 3 कितने दिन में देना होता है बताओ। 6 month और 5 copies, 6 and 5। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगर आपके तीनों राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, standing order shall, unless an appeal is preferred, section number 6 came into the operation on the expiry of unless the appeal बोल रहा है, ठीक है, ठीक से ध्यान से आंसर देना। कोई अपील दी ही नहीं है तो कितने दिन में होगा, ठीक है, 30 days। Now, if any workman is suspended by the employer shall pay on such a workman sufficient allowance। कितना कितना है, फर्स्ट 90 days में उसको कितना परसेंट उसको देना पड़ता है, सस्पेंशन में कितना परसेंट उसको देना पड़ता है, दैट इज 50%। वेरी गुड, अगर आप लोग आंसर्स दे रहे हैं तो। एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू सबमिट द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आर रिक्वायर्ड इन सेक्शन नंबर 3, तो उसको कितना पनिशेबल होगा। ठीक है, चलो, ये तो 5000 है। ठीक है, सबसे बड़ा अमाउंट है ना 5000, तो उसको ये मिलेगा। ठीक है ना। मैंने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो मैंने देखे हैं, ठीक है, यूजीसी में। लेकिन एक बात ये है कि वो मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे ही आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। अगर आपको मैच द फॉलोइंग्स में कभी ये आ जाए ना, तो आपका एक 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 आंसर आपको विद इन द सेकंड्स बनकर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हो, अगर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर पता है तो। ठीक है, दिस मच इज इनफ फॉर मी। अगर आपको कुछ और भी पता चलता है ना, कि जैसे मैं क्वेश्चंस बताऊँ आपको, ये पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें मिसकंडक्ट से बचाना है एम्प्लॉयमेंट में, उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस देनी है, वर्किंग कंडीशंस देनी है। अम, अ, उनका अच्छे से क्लासिफिकेशन होना चाहिए, परमानेंट का टेम्पररी का सही तरीके से होना चाहिए, उनको शिफ्ट वर्किंग, उनको वर्किंग कंडीशंस, उनके पे, लीव, हॉलीडेज ये सही तरीके से होने चाहिए, इसलिए हम स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। नेक्स्ट थिंग ये पूछ सकते हैं कि सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन से होते हैं, तो लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हमें ड्राफ्टिंग करनी होती है तो कौन कौन करता है और कैसे कैसे करता है, कितने दिन में करता है, और अगर उसे अपील करनी होगी तो वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप बता देंगे कि कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, और आप मुझे ये कमेंट में बताना। ठीक है, अब मुझे आप डेट्स बताना, आप वीडियोस देखते हो ना, आप अब मुझे कमेंट भी करके बताना। ठीक है, सो दिस मच इज इनफ। इतना इस पूरे चैप्टर में से इतना तो याद रखना अच्छा ही होगा। ठीक है, बाकी तो बहुत इजी है, ये यूनिट बहुत इजी है, बस इसको एक और बार अपनी कॉपी में लिख लो। सिर्फ 13 सेक्शन है, ऐसे ही याद हो जाता है ये तो। ठीक है, सो दिस मच इज ओके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे। और अगर कुछ और रहेगा तो आई विल डू वन मोर सेशन, और मैं फैक्ट्रीज एक्ट और लेबर लेजिस्लेशंस लेकर आती हूँ अब। ठीक है, ओके, बाय बाय। एंड कीप लाइकिंग व्हाई यू डोंट लाइक।